Hi guys, welcome back to my channel Shelly's Langlet Lab. I am Dr. Shelly and today we are going to study Middle English period. और इसका टाइम पीरियड है 12th century से 15th century तक. This is lecture 2 in the series of History of English Literature. So let's begin. अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं then you know that I follow a pattern whenever I talk about a particular age. तो जब भी हम किसी एज को पढ़ते हैं तो एक पैटर्न मैं फॉलो करती हूँ. हम 2 या 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. पहला, उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड, वी टॉक अबाउट द लिटरेचर ऑफ द एज, इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं. और तीसरा, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स उस एज में हुए हैं, क्योंकि उन सभी जितने भी सोशल, पॉलिटिकल या रिलीजियस जो भी इवेंट होते हैं उन सब का इफेक्ट लिटरेचर पे पड़ता है. And in this lecture, you are going to get one more thing, that is the women writers who started writing in this particular age. Now there is one more term, middle ages. आपको पता है कि हम जो आज लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है मिडिल इंग्लिश पीरियड. ओके, एक होता है ओल्ड इंग्लिश, एक है मिडिल इंग्लिश और फिर है मॉडर्न इंग्लिश. हम पढ़ने वाले मिडिल इंग्लिश पीरियड. मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम है 12th सेंचुरी से 15th सेंचुरी. और जो मिडिल एजेस है ये एक थोड़ा बड़ा टाइम पीरियड है. एंड वी टॉक अबाउट द होल ऑफ यूरोप इन दिस, कि पूरे यूरोप की बात की जाती है कि पूरे यूरोप में जो पुनर्जागरण से पहले का टाइम था उसको हम डार्क एजेस कहते हैं. पुनर्जागरण यानी कि द रेनेसॉन्स विच हैपेंड इन 1453. तो 1453 में जब रेनेसॉ आया, पुनर्जागरण आया, उससे पहले का सारा टाइम डार्क एजेस माना जाता है. और इस डार्क एजेस में ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी आता है और मिडिल इंग्लिश पीरियड भी आता है. इसका टाइम पीरियड है जनरली 600 से 1450 ईस्वी. नाउ इस एज को हम डार्क एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे बहुत ही कम ट्रेड था, बहुत ही कम लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ था, लिटरेसी भी बहुत कम थी और जितना कुछ लिखा जाता था वो कुछ अभी अवेलेबल भी नहीं है. ऑल्सो द सोसाइटी वॉज नॉट वेरी मच डिवेलप्ड, बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड नहीं थी. ट्राइबल कम्युनिटीज़ में लोग रहते थे और बहुत सारे इन्वेंशंस जो अभी हम देखते हैं वो सब कुछ नहीं हुआ था. एट दिस टाइम वी ऑल्सो सी द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म. एक फ्यूडल सिस्टम, सामंती प्रथा जो थी वो भी आ गई थी. सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि नॉलेज नहीं थी, लिटरेसी नहीं थी, लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे. सिर्फ एक चर्च था जो कि लोगों को एजुकेट करता था, वो भी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए या रिलीजन को फैलाने के लिए. तो इस टाइम पर सुपरस्टिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड दिस वाज द टाइम विच वाज नॉट ह्यूमन सेंट्रिक. ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइम ह्यूमन सेंट्रिक नहीं था. नोबडी टॉक्ड अबाउट ह्यूमन्स, नोबडी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल्स एज एन इम्पॉर्टेंट बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती थी. ह्यूमन बीइंग्स वर कंसिडर्ड एज सिनर्स. उनको बहुत ही पापी टाइप का समझा जाता था. और ये चीज़ अभी आपको लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है कि भाई ह्यूमंस के बारे में बात नहीं होती थी ऐसा कुछ. बट इट वाज नॉट लाइक दिस. उस टाइम पे रिलीजन सबसे इम्पॉर्टेंट था, चर्च इम्पॉर्टेंट था, मोनार्क किंग इम्पॉर्टेंट था. और जो नॉर्मल लोग थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके बारे में कोई भी कुछ नहीं सोचता था. नोबडी टॉक्ड अबाउट देम, नोबडी गेव देम इम्पॉर्टेंस. एंड इवन लिटरेचर में ह्यूमंस की बात नहीं होती थी कि ह्यूमंस के अंदर फॉलीज होती हैं, बाइसेस होते हैं या अच्छे वर्च्यूज़ होते हैं. कोई इस बारे में बात नहीं करता था. लिटरेचर में भी जितना लिटरेचर था वो रिलीजियस ज़्यादा था या फिर किंग्स के बारे में बात होती थी. नोबडी टॉक्ड अबाउट ह्यूमंस. इसीलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. बाद में फिर आपका ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड आया लिटरेचर में, उसके बारे में हम बाद की एजेस में पढ़ेंगे. ऑल्सो इट वॉज अ टाइम ऑफ क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी वॉज स्प्रेडिंग ऑल ओवर यूरोप. हमें पता चलता है कि जैसे मिडिल एजेस या डार्क एजेस में ही एंग्लो सेक्सन एज भी आती है और आपकी जो आज हम एज पढ़ेंगे वो भी आएगी. तो क्रिश्चियनिटी इसी समय पे ही ब्रिटेन में आई थी. एंड ऑल्सो विद द टाइम चर्च बिकेम वेरी करप्ट. दिस पर्टिकुलर डार्क एज एंड्स विद द रेनेसॉ, जो मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण 1453 में विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल दिस डार्क एज एंडेड. नाउ कमिंग टू मिडिल इंग्लिश पीरियड. मैंने आपको कहा था कि मिडिल एजेस और मिडिल इंग्लिश अलग अलग है. मिडिल एजेस में आपका ओल्ड इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड दोनों आते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए. ये है एंग्लो सेक्सन पीरियड आपका 450 से 1066 तक है, जिसमें नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी 1066 एडी में. और उसके बाद के टाइम को हम नॉर्मन पीरियड या मिडिल इंग्लिश पीरियड बोलते हैं. ठीक है, ये रहता है आपका 1066 से 1450 तक.
उसके बाद आफ्टर चौसर इन 15th सेंचुरी वी सी द राइज ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। इंग्लिश उससे पहले बहुत ही डिफरेंट होती थी। ओल्ड इंग्लिश जो है यू विल नॉट बी एबल टू रीड दैट, आप उसको नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो मिडिल इंग्लिश पीरियड का टाइम पीरियड है 1066 से 1450 AD तक। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुई थी, उसके बाद का टाइम पीरियड हम मिडिल इंग्लिश में काउंट करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड ख़त्म हो जाता है। एंग्लो सैक्सन इंग्लिश जो थी वो एक तरह से ख़त्म हो रही थी, और ये वाला जो टाइम पीरियड है मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसमें हमें एंग्लो सैक्सन और नॉर्मन इंग्लिश यानी कि फ्रेंच इंग्लिश दोनों का एक मिक्सचर देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे मिडिल इंग्लिश पीरियड या मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज एक तरह से ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश यानी कि नॉर्मन इंग्लिश का मिक्सचर थी। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर प्रोड्यूस तो नहीं हुआ, और जितना हुआ वो भी इट इज़ मोस्ट ऑफ इट इज़ एक्चुअली लॉस्ट, बहुत सारा खो गया है। और क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी, प्रिंटिंग प्रेस आपकी रेनेसां में आती है, ठीक है, जब पुनर्जागरण है, अवेकनिंग हो जाती है ना, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे नए। चौसर के साथ हम देखते हैं कि इंग्लिश एक्चुअली स्टार्टेड डिवेलपिंग एज अ लैंग्वेज, एंड दिस मिडिल इंग्लिश पीरियड एंडेड विद द रेनेसां अगेन, और थोड़ा ये 1485 तक हम इसका टाइम मानते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी कि जब भी हम ये डेट्स आपको दे रहे हैं ना, 450 से 1066 या 1066 से 1450 और 15th सेंचुरी में मॉडर्न इंग्लिश, दीज आर देर इज़ नो एनी काइंड ऑफ हार्ड एंड फास्ट रूल कि इस डेट को या इस ईयर तक ही था, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दैट वी हैव डिवाइडेड दीज पीरियड्स अकॉर्डिंग टू this. So we have discussed what Middle English period looked like, but it is very important to understand the important events of the age. जितने भी इवेंट्स इस एज में हुए हैं उन सभी ने एक तरह से ग्राउंड प्रिपेयर किया था रेनेसां के लिए। सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट है मैग्ना कार्टा लिबरेटम, विच वॉज पास्ड इन 1215। ये एक तरह का चार्टर था, एक घोषणा पत्र था जिसमें चर्च को प्रोटेक्शन दिया गया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो किंग्स थे वो अपने विम्स एंड फैंसीज़ के अकॉर्डिंग, अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, जो भी उनका मन करता था उस तरह से वो लोग बिहेव करते थे। इट रेस्ट्रिक्टेड द पावर ऑफ द किंग, कि किंग की पावर को भी कम कर दिया और एक तरह से चर्च को थोड़ी फ्रीडम दे दी गई। सेकेंड इज़ द स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग विच वॉज पास्ड इन 1362। स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय क्या था, ये जो किंग्स थे ये नॉर्मन्स थे, दे न्यू फ्रेंच लैंग्वेज, तो जो रॉयल कोर्ट की लैंग्वेज थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी। और रिलीजन में जो चर्च वाले लोग थे, प्रीस्ट थे, जो एक्लीसियास्टिकल साइड था, दे यूज्ड लैटिन लैंग्वेज। तो ये दोनों लैंग्वेजेस ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मानी जाती थी, और कॉमन लोग बिल्कुल अलग अलग डायलेक्ट्स यूज़ करते थे। इंग्लिश वॉज नॉट अ प्रोमिनेंट लैंग्वेज, इट वॉज नॉट इवन अ लैंग्वेज, एक डायलेक्ट थी, बोली की तरह थी। पर स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग के अकॉर्डिंग क्या किया गया, क्योंकि किंग हेनरी द फोर्थ डिड नॉट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोलते थे, सो ही मेड इंग्लिश द लैंग्वेज ऑफ लॉ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। क्योंकि जनरली जब भी क्राइम वगैरह या कुछ भी लॉ कोर्ट में कुछ भी डिस्कस होता था तो जो कॉमन लोग होते थे या जो क्रिमिनल्स होते थे उनके लिए अपने आप को डिफेंड करना या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, बिकॉज नॉट एवरीवन न्यू फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि फ्रेंच तो इलीट लोगों की लैंग्वेज थी ना। नाउ द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इज़ 100 Years' War, विच लास्टेड फ्रॉम 1337 to 1453 एंड इट वॉज फॉट अगेंस्ट फ्रांस। तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध हुआ था। 100 Years' War के स्टार्ट होने की वजह ये थी कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी 1066 में, जिसके बाद से ये नॉर्मन्स ने ब्रिटेन पर रूल करना शुरू किया था। दे हैड कम फ्रॉम नॉर्मैंडी, जो कि फ्रांस का पार्ट था। तो ये फ्रेंच जो किंग्स और ट्राइब्स जो लोग ने आकर के यहाँ पे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की थी, एंड दे स्टार्टेड रूलिंग इंग्लैंड। दे स्टिल क्लेम्ड देयर राइट्स ओवर फ्रेंच लैंड, और इस वजह से फ्रांस वाले उन्हें बिल्कुल इंग्लिश समझते थे, और इंग्लैंड में जो लोग नॉर्मन किंग्स रूल कर रहे थे, दे स्टिल कंसिडर्ड देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ फ्रेंच किंगडम, और वो वहाँ के लैंड्स को क्लेम भी कर रहे थे। इसी वजह से 100 Years' War स्टार्ट हुआ था। इस वॉर में इंग्लैंड हार गया था, बट उसके बावजूद भी इसके बहुत सारे लास्टिंग इम्पैक्ट हुए थे। उनमें से इम्पॉर्टेंट था राइज ऑफ नेशनलिज्म, बिकॉज इंग्लैंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉट एज द कंट्री, एक कंट्री की तरह उसने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, दूसरी कंट्री से। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म, एक जो वो देशभक्ति वाली भावना होती है वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी।
तो एंड ऑल्सो इंग्लैंड स्टार्टेड फीलिंग एज अ नेशन. The Black Death is important because it happened 4 times and it almost swept half of the population of England. The emergence of middle class. मिडिल क्लास का एक तरह से राइज धीरे धीरे हुआ था क्योंकि ट्रेड धीरे धीरे बढ़ रहा था एंड वी आर ऑल्सो रीचिंग टूवर्ड्स रेनेसॉन्स. और रेनेसॉन्स यूरोप में आ चुका था, इंग्लैंड में थोड़ा लेट आया था, पर धीरे धीरे जो मिडिल क्लास है उसका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट वॉज फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म केम फ्रॉम फ्रांस. और एक तरह से जो सामंती प्रथा होती है ना, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते हैं जो लैंड को अपने कब्जे में कर लेते हैं और फार्मर्स उनके यहाँ काम करते हैं. तो इस तरह की जो सामंती प्रथा थी वो भी यहाँ पे इस टाइम पे स्टार्ट हुई थी. अपार्ट फ्रॉम दिस द यूनिवर्सिटीज़ ऑल्सो गॉट इस्टेब्लिश्ड. ये दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. दे आर वेरी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़, वेरी प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. पहला है ऑक्सफर्ड विच was established in 1167. Second है Cambridge which got established in 1209. Next is Peasants Revolt और इसमें एक नाम बहुत ज़्यादा important है, वो है वैट टाइलर. एंड वैट टाइलर was the most prominent person who led this revolt. और क्योंकि लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे थे और 100 Years वॉर में भी बहुत सारा पैसा कंट्री का ऑलरेडी खर्च हो रहा था, तो इसके विरोध में ही peasants revolt हुआ था and it happened in 1382. Next important thing was English was emerging as a national language. और ये ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से ही धीरे धीरे करके राइज हुई थी. अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई. यहाँ पे नेक्स्ट एक और जो चीज़ है वो है विमेन राइटर्स. विमेन राइटर्स भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे. 10th century से हमें देखने को मिलता है. अभी हम बात की जो पीपीटी है, बात की जो स्लाइड्स हैं उसमें इसको पढ़ेंगे. यहाँ पे एक मैंने ये चार्ट बनाया है, इसको आप देख लीजिए. चर्च, कोर्ट और कॉमनर्स, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. चर्च यानी कि जो चर्च वाले लोग थे, रिलीजन वाले, रिलीजन ने बहुत ज़्यादा अच्छा होल्ड एक पूरी सोसाइटी पर रखा था. दूसरा है कोर्ट यानी कि किंग. ठीक है, किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट था. थर्ड वॉज कॉमनर्स यानी कि नॉर्मल लोग. मिडिल क्लास प्रॉपर नहीं थी इस समय, या तो हाई क्लास थी या फिर बिल्कुल लो क्लास थी. तो चर्च वाले तो फॉलो करते थे लैटिन लैंग्वेज, बाइबल भी लैटिन लैंग्वेज में थी. लैटिन लैंग्वेज कॉमन लोगों को आती नहीं थी क्योंकि कॉमन लोग क्या करते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, इंग्लिश में ही बोलते थे, पढ़ते नहीं थे सॉरी, बोलते थे. सेकेंड, कोर्ट यानी कि किंग, यहाँ पे रॉयल जितने भी काम होते थे वो सारे के सारे फ्रेंच लैंग्वेज में होते थे. और इंग्लिश जो है इट वाज ओनली अ डायलेक्ट, और डायलेक्ट भी बहुत सारी थी इंग्लिश की, एक डायलेक्ट नहीं थी. डायलेक्ट मतलब सिर्फ बोली जो रिटन फॉर्म में नहीं होती है प्रॉपर. ठीक है, तो कॉमनर्स जो कॉमन लोग थे वो इंग्लिश यूज़ करते थे. इसी से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों स्टैट्यूट ऑफ प्लीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि इंग्लिश कॉमन लोग बोलते थे और जो कोर्ट वाले थे वो फ्रेंच बोलते थे, तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था. इसीलिए रॉयल कोर्ट और रॉयल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए स्पेशली इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था. नाउ देर इज़ वन मोर चार्ट. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज की तरह इस्टेब्लिश हो गई थी. पूरे इंग्लैंड में उस समय 4 डायलेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. सो देर वर 4 डायलेक्ट्स. पहला था वेस्ट सेक्सन, सेकेंड थी कैंटिश, थर्ड थी मर्सियन और फोर्थ थी नॉर्थम्ब्रियन. इसमें से वेस्ट सेक्सन बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, पर मर्सियन जो थी इसके 2 पार्ट थे, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड. हमारा जो सबसे पहला पोएट है जहाँ से हम एक तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बिगिनिंग मानते हैं, प्रॉपर बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट वाज जोफ्री चौसर. इसीलिए जोफ्री चौसर को वी कॉल फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एज वेल. जोफ्री चौसर took East Midland dialect, he selected this East Midland dialect and he made it the language of his works. So Geoffrey Chaucer took East Midland dialect and turned it into a language by using it in his works Canterbury Tales and some other works as. Modern English also developed from there, and the standard literary language इज़ ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट. इसीलिए जो अभी प्रेजेंट में जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका ओरिजिन हम मानते हैं, वो हम मानते हैं ईस्ट मिडलैंड लैंग्वेज से, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से, एंड इट वाज टेकन फ्रॉम द मर्सियन डायलेक्ट.
नाउ कमिंग टू मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, कि किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। एंग्लो सेक्शन में भी हमने सेम चीज़ पढ़ी थी कि उस समय वॉर लिटरेचर या बेओवुल्फ और इस तरह की पोएम्स लिखी जा रही थी जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई, बैटल्स, इनके बारे में बात हो रही थी, या फिर क्रिश्चियन पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स प्रोड्यूस होती थी। वही सेम पैटर्न यहाँ भी चल रहा था, बट देयर वॉज वन मोर थिंग, देयर वॉज लिटरेचर ऑफ शिवेलरी। शिवेलरी मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्स, नाइट्स जैसे लेडीज़ को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा एक तरह से दे ट्राई टू विन द हार्ट ऑफ दैट लेडी, दे ट्राई टू विन देयर लव, दे ऑल्सो वर लाइक हॉर्समैन हु गो ऑन बैटल्स। इस तरह की थीम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, और बैलेड्स भी बहुत पॉपुलर थे। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम वॉज रिलीजियस, बिकॉज चर्च वॉज पावरफुल एंड दे ऑल्सो वर वेरी मच wanted to spread their religion, तो religious text भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे। थर्ड वॉज रोमांसेस, जो मैंने बताया कि नाइट्स एक तरह से कोर्टली लव के लिए, लेडीज़ को इम्प्रेस करने के लिए या उनको उनका लव जीतने के लिए वो इस तरह के क्वेस्ट में चले जाते थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए थे। अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से वर्क्स थे ऐसे। सॉन्ग्स एंड बैलेड्स, तो ओरल ट्रेडिशन अभी भी चल रहा था। जैसे एंग्लो सेक्सन पीरियड में तो ओरल लिटरेचर ही मेन था, लिखा बहुत ही कम जाता था और इसीलिए बहुत ही कम लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है। पर इस टाइम पे ओरल ट्रेडिशन चल रहा था, पर साथ ही साथ एक तरह से लिखने का भी चलन थोड़ा बढ़ गया था। नेक्स्ट वॉज मिडीवल ड्रामा, एक तरह से मिरेकल ड्रामाज, मिस्ट्री ड्रामाज एंड मोरालिटी प्लेज, ये सब भी स्टार्ट हो गए थे। पर इस समय जो ड्रामा था वो चर्च के प्रीमाइसेस में ही एक्ट किया जाता था, अभी चर्च से बाहर नहीं आया था ड्रामा। ड्रामा अभी भी रिलीजियस वे में ही चलता था। जैसे ड्रामाज हम आजकल देखते हैं हीरो हीरोइन वाले या थिएटर वाले, वो उस समय नहीं था। तो मिरेकल, मिस्ट्री, इन सब में हम या तो सेंट की लाइव्स के बारे में देखते थे, या फिर क्रिश्चियन स्टोरीज, या फिर जीसस क्राइस्ट की स्टोरीज, यही देखा जाता था। या फिर मोरालिटी प्लेज में वाइसेस, वर्च्यूज़, इनसे रिलेटेड स्टोरीज होती थी। अभी हम मेडिवल ड्रामा को इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे कि ये कौन कौन से थे, पर यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मेडिवल ड्रामा 11th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाता है एंड इट लेड टू द ग्रेट एज, द एलिजाबेथन एज, द एज ऑफ ड्रामा। नाउ वी टॉक्ड अबाउट नॉर्मन्स। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि 1066 में जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हुआ था, यानी कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुई थी, उसके बाद नॉर्मेंडी के जो किंग्स और जो विलियम द कॉन्करर ही केम एंड स्टार्टेड रेनिंग ऑन इंग्लैंड। विद दीज नॉर्मन्स देयर केम फ्रेंच लैंग्वेज, और राइम एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में आई। उससे पहले राइम नहीं था, अनराइम्ड पोइट्री या बैलेड ये सब कुछ लिखे जाते थे। तो राइम यानी कि एक प्रॉपर जो राइमिंग पैटर्न होता है, ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, इस तरह का, ये फ्रांस से ही इंग्लैंड में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द जॉनरास, कि कौन कौन से जॉनरा है, कौन कौन से लिटरेरी स्टाइल्स उस समय फॉलो हो रहे थे। तो एलिगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैबलॉ, लिरिक, पोइट्री, बीस्ट फेबल, जिसमें हम जैसे पंचतंत्र की स्टोरीज होती हैं ना, जिसमें जानवरों को कुछ ना कुछ एक मॉरल देते हुए लास्ट में दिखाते हैं और एक तरह से ह्यूमन कंडीशंस में उनको फिट करके हम एक स्टोरी लिखते हैं, तो उसी तरह की स्टोरीज भी लिखी जाती थी। एलिगरी यानी कि एक तरह से दो स्टोरीज जब पैरेलल चलती हैं, तो इसको मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, अदरवाइज द वीडियो इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग। पर धीरे धीरे जो ये अलग अलग जॉनरा, अलग अलग लिटरेरी स्टाइल्स या लिटरेरी डिवाइसेस थी, ये लिटरेचर में यूज़ होनी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले बहुत ही प्लेन एक स्टोरी पैटर्न या सॉन्ग वाला पैटर्न या ज़्यादातर रिलीजन और वॉर से रिलेटेड ही स्टोरीज लिखी जाती थी। बट हियर वी सी वेरी सीरियस एफर्ट इन लिटरेचर। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड पॉइंट, विच इज़ इम्पॉर्टेंट वर्क्स एंड राइटर्स। हमने स्टार्टिंग में ही फ्रंट में आपने देखा था कि 12 to 15 सेंचुरी हमने इसमें पढ़ना है। तो 12th सेंचुरी में दो इम्पॉर्टेंट वर्क आए थे। एक था ऑर्म्युलम, जिसे ऑर्म ने या ऑर्मिन ने लिखा था, और हमें ये इसलिए पता चलता है क्योंकि ऑर्म्युलम में वो लिखा गया है कि इट वॉज रिटन बाय ऑर्म और ऑर्मिन, इसलिए हमें पता है कि उसके राइटर का नाम ऑर्मिन है और इसीलिए इस वर्क को ऑर्म्युलम बोला जाता है। इट वॉज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द बाइबल, जैसा मैंने बताया था कि रिलीजियस टेक्स्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते थे। एंड इट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम द रोमन कॉन्क्वेस्ट। सेकेंड वॉज द आउल एंड द नाइटिंगेल। द राइटर इज एनोनिमस, मतलब हमें राइटर का नाम नहीं पता है। इट वॉज एलिगोरिकल एंड वॉज रिटन इन कोर्टली स्टाइल। थर्ड वॉज लायमन्स ब्रूट।
It was produced in 13th century and it also talks about the history of Britain, पर एक छोटी सी पोएम के फॉर्म में है. Then there is Wace's Arthurian Chronicles. अब किंग आर्थर और उसकी राउंड टेबल की स्टोरीज बहुत ज़्यादा फेमस थी उस टाइम पे. वी डोंट नो वेदर दिस पर्सन वॉज रियल और नॉट, बट बेसिकली ही वॉज अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर. किंग आर्थर की बहुत सारी स्टोरीज अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके ऊपर पोएम्स लिखी जाती हैं या फिर स्टोरीज लिखी गई हैं. थर्ड वॉज जेफरी ऑफ मोनमूथ, हु रोट हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, एंड इट इज़ ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पर ये बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट है, बहुत इसमें सही हिस्ट्री नहीं दी गई है, तो ऑथेंटिक नहीं माना जाता है इसको फॉर कंसिडरिंग डेट्स एंड अदर काइंड ऑफ थिंग्स. इसमें भी किंग आर्थर के लेजेंड की बात हुई है खूब. नेक्स्ट इज सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, एंड इट वॉज प्रोड्यूस्ड इन 14th century. इट इज़ ऑल्सो एन आर्थरियन टेल. तो किंग आर्थर का लेजेंड उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर था एंड मैनी पीपल रोट अबाउट किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल, और वो जहाँ जहाँ युद्ध में जाते थे या जो भी था वो सब स्टोरीज इसमें हैं. Okay, so remember Ormulum, Owl and the Nightingale, Lyman's Brute, Wace's Arthurian Chronicles, Historiam Regum Britannia and Sir Gawain and the Green Knight. इसके बाद हमारा जो रियल इंग्लिश का जो पीरियड है, मॉडर्न इंग्लिश का, एक तरह से हमें थोड़ा स्पार्क देखने को मिलता है. एंड वी हैव चौसर. चौसर यानी कि जॉफ्री चौसर, हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. ही रोट कैंटरबरी टेल्स, बुक ऑफ द डचेस, हाउस ऑफ फेम, पार्लियामेंट ऑफ आउल्स and many other works as well, and he made East Midland dialect into English language. Next was Langland Piers Plowman. ये भी एक बहुत important work है. इसका full name है The Vision Concerning Piers the Plowman. Next was John Gower, who wrote Confessio Amantis. Sorry, ये Amantis है, Amantis, which is also called A Lover's Complaint. ये वर्क भी इंग्लिश में लिखा गया था, पर इसका जो टाइटल है वो लैटिन में है. John Lydgate's The Fall of Princes. This is also important. Thomas Occleve, The Regiment of Princes. ये दोनों ही जो वर्क हैं लिडगेट और ऑक्लीव के, Fall of the Princes and The Regiment of Princes, they are very important and there is a serious effort which we see. Next is Wycliffe's translation of the Bible into vernacular English. क्योंकि चर्च बहुत ज़्यादा करप्ट हो गया था, तो कई सारे ऐसे लोग भी थे who wanted to मेक बाइबल रीच टू द कॉमनर्स, कि वो खुद अपने आप समझें कि क्या गलत है क्या सही है. जो भी प्रीस्ट उनको बोलते थे उस चीज़ को ना देख के दे वुड बी एबल टू रीड इट देमसेल्व्स. तो वाइक्लिफ ने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था, ऐसा कहा जाता है, जो वर्नाक्युलर जो कॉमन लोगों की इंग्लिश थी उसमें. सो वाइक्लिफ, जॉन वाइक्लिफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसमें दो लोग इंपॉर्टेंट हैं, जोफ्री चौसर एंड वाइक्लिफ, सो डोंट फॉरगेट देयर नेम्स. जोफ्री चौसर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज. ऑल्सो because in his works we see the first spark of humanism which was the characteristic of Renaissance. Renaissance में humanism सबसे ज़्यादा सेंटर पे था, ठीक है. humanistic attitude, humanitarian attitude was at the center, और हमें वो चौसर में देखने को मिलता है. that is why we call him the morning star, कि morning की तरह, ठीक है. so we see the first spark there. Second was John Wycliffe because he tried to reform the church by translating Bible into common people's language. So we call him the morning star of Reformation. Reformation मतलब reform वो लाना चाहते थे religion में. Okay, so he is called the morning star of Reformation. ये मैं आपको next lecture में भी बताऊंगी जब हम Renaissance पढ़ेंगे. But just try to remember their names. Now coming to the women writers. In this age, we see that this was not totally a dark age. Here we see the first female voices ever. The first was Roswitha. She was a 10th century abbess. Abbess होता है जो head होती है ना nuns की, उसको हम बोलते हैं abbess. The head of the abbey of nuns. And she was a 10th century female. She was the first woman writer in Europe. She is considered to be that. एटलीस्ट कि उनको माना जाता है कि सबसे पहली लेडी थी जिन्होंने यूरोप में लिखना शुरू किया था. एंड रोट्सविटा रोट इन लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि उस समय इंग्लिश तो स्टार्ट हुई नहीं थी. हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे 10th century में उनने लिखना शुरू किया था, और इंग्लिश का जो डेवलपमेंट हुआ था वो एक तरह से चौसर के बाद हुआ था 14th century में, 13th-14th century में. ओके, सो हियर वी सी दैट शी रोट इन लैटिन लैंग्वेज एंड शी रोट ड्रामाज एंड क्रिश्चियन पोइट्री, क्योंकि वो नन्स की हेड थी तो उनके यहाँ रिलीजन वाली उनकी थीम ज़्यादा थी. Second was Mary de France. She was an English writer and she wrote during late 12th century. Her work is called Lays और Lies, दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जाता है.
लाइस बोला जाता है, एंड लाइस का मतलब भी अ शॉर्ट टेल होता है. दिस लाइस वॉज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रोमांसेज एंड विच वॉज बेस्ड ऑन अनरिटन ब्रिटन सॉन्ग्स. Third was Christine de Pizan. She was the first French professional woman writer. She was a full-time writer. कोई और काम नहीं करती थी, बस वो writer ही थी. And she wrote the book of the City of Ladies. She also commented on Lamentations of Metellus, misogynist satire in which the women were very much criticized. और एक तरह से women को बोल दिया गया था कि सारी जितनी दुनिया की बुराइयां हैं वो सारी की सारी औरतों में ही होती हैं. तो जो वाइफ ऑफ बाथ एक कैरेक्टर है चौसर के कैंटरबरी टेल्स में, वो भी इस वर्क को रेफर करता है और बोलता है कि हाउ ऑल men thought that the women are the mixture of all the vices in this world. कि कैसे इतने सारे आदमियों ने डिसाइड करके लिखा है और सपोर्ट किया है इस फैक्ट को कि औरतों के अंदर ही सारी की सारी जितनी दुनिया भर की बुराइयां होती हैं वो होती हैं. तो उनने भी इसे क्रिटिसाइज किया था. और जो क्रिस्टीन डे पिसान थी, हमारी फर्स्ट प्रोफेशनल वुमन राइटर, उनने भी इस पर कमेंट्री की है. फोर्थ राइटर वॉज सेंट जूलियन ऑफ नॉर्विक. She was a visionary. She was a lady, and she had, as she at the age of 30, she had visions of God and other godly things. तो उन्होंने भी faith, sin और motherhood of God इन सब themes के ऊपर लिखा है. Her work is now known as Revelations of Divine Love. ये नाम उनने नहीं दिया था, पर अभी इसी नाम से उनके जो वर्क से उनको बुलाया जाता है. फिफ्थ राइटर वॉज मर्जरी कैंप, एंड शी वॉज इलिटरेट. उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनने 2 लोगों को अपना वर्क डिक्टेट किया था और उन्होंने ही उनका सारा वर्क लिखा था. उनका वर्क पब्लिश हुआ था द बुक ऑफ मर्जरी कैंप के नाम से. शी रिफर्स टू हर सेल्फ एज अ थर्ड पर्सन. तो पूरे वर्क में वो अपने आप को दिस क्रीचर ये कह के बुलाती हैं. दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट्स दैट वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज. And Marjorie Kemp also talked about her psychological journey into motherhood and how she had all that maternity drama in her life. तो जितने भी उनके अपने experiences थे वो सब उन्होंने इसमें लिखे हैं. So this is it for today's video. और इस वीडियो में हमने characteristics of the age discuss की. We talked about important writers and we talked about women writers. और जितने भी important works हैं जैसे चौसर के वर्क्स हैं, ये सब हमने नाम एटलीस्ट पढ़ लिए हैं. उनको डिटेल में तो मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, बट एटलीस्ट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ चौसर, जॉन वाइक्लिफ और जॉन गावर, लिडगेट. इनके नाम आप याद रखिएगा राइटर्स में, ठीक है. और विमेन राइटर्स में आपको क्रिस्टीन डे पिसान, मेरी डे फ्रांस और मर्जरी कैंप, इन तीनों का नाम तो याद रखना ही है, क्योंकि इसी टाइम पे सबसे पहले विमेन राइटर्स एक तरह से लिटरेरी सीन में आना स्टार्ट हुए थे. एक तरह से इस एज को डार्क एज की एंडिंग के टाइम पे ही ये एज है, ठीक है, मिडिल इंग्लिश पीरियड. तो इसको डार्क एज बोलना एक तरह से कई बार ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है. एक तरह से डार्क एज नहीं है कम्प्लीटली. इट एक्चुअली प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द रेनेसॉन्स टू कम. तो जो पुनर्जागरण आया वो एक तरह से इसी वजह से आया क्योंकि ऑलरेडी ये ग्राउंड वहाँ तैयार हो रहा था. थिंग्स वर एक्चुअली वर चेंजिंग डे बाई डे एंड थिंग्स वर गेटिंग डेवलप्ड. So this is it for today's video. If you really like the video, please like, share and subscribe to my channel, and please share this video to your friends, to your classmates who are in the same batch. Okay, thank you so much. Take care. Bye bye.